गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, तो इस चैप्टर में हमारे पास 4 सब पार्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, थर्ड पार्ट है रेडियो एक्टिविटी एंड फोर्थ पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, तो यानी कि इस यूनिट में 4 सब चैप्टर्स हैं, जिसमें से हम आज फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है, किसने इसके बारे में बताया, एटम के बारे में कौन से डिफरेंट मॉडल्स आए और एटम में होता क्या है, ये किन पार्टिकल से बना है, आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, जो एटम है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है, और उसने अपनी थ्योरी को भी दिया था जिससे हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसने क्या बोला था कि जो हमारी एटम्स है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे मैटर के। ठीक है, और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर है हमारे यूनिवर्स में वो क्यों है, ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग दैम। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है एटम का वो क्या है कि जो डिस्कवरी है 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की, ये किसके बीच में पाए जाते हैं, एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये इसको फेल मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाद में बोहर ने भी मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने भी अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ओके, तो एटम होता क्या है, एटम इज दैट इज मैटर। हमें पता है कि जो मैटर है वो स्पेस कवर करता है। ठीक है, एंड इट हैज मास, और जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। और एटम्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे ब्रिक्स से हम एक वॉल तैयार करते हैं, वैसे ही हमारे जो एटम्स हैं वो क्या तैयार करते हैं, एक मैटर बनाते हैं। ओके, तो डाल्टन के बाद अपना जो मॉडल प्रपोज किया वो किया जे थॉमसन ने इन 1897। ओके, तो थॉमसन के मॉडल को हम बोलते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम हिंट प्रोवाइड किया था कि जो एटम है दैट इज मेड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। ओके, कि एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ओके, तो थॉमसन मॉडल क्या कहता था कि जो जे थॉमसन थे, उन्होंने थॉमसन मॉडल दिया था, तो उसे हम बोलते हैं समटाइम प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम्स हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, और उसमें जो नेगेटिवली चार्ज है वो डाले गए हैं। ठीक है, जैसे हम वाटरमेलन की एग्जांपल कर लें, तो वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन होता है वो क्या है, प्रोटॉन्स है जो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक कलर के होते हैं सीड्स वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो इसमें एम्बीड किए गए होते हैं। ठीक है, और उनका कहना था कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण हमारा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल स्टेबल होने के कारण देखिए जितना पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसी कारण से हमारा इलेक्ट्रिकली एटम है वो क्या है, स्टेबल है। ओके, तो लिमिटेशंस क्या थी जे थॉमसन के मॉडल की और प्लम पुडिंग मॉडल की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो ओरिजिन है स्पेक्ट्रल सीरीज का वो कैसे होता है हाइड्रोजन के लिए और अदर एटम्स के लिए। ना ही वो क्या एक्सप्लेन कर पाए थे, ना ही वो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सप्लेन कर पाए थे कि लार्ज एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया था, उसके बाद जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, उसके बाद रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के साथ उसके 2 कोलीग्स भी थे, वन इज गीगर एंड सेकंड इज मार्स्टन। ओके, तो उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि कुछ पार्टिकल्स लार्जली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ कम रेंज पे डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ होते ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए कौन सा पार्टिकल लिया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया था। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिनका मास किसके इक्वल होता है, हीलियम एटम के, और पॉजिटिव चार्ज किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ एन एलिमेंट के। ठीक है, तो
देखिए, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था उसमें क्या था कि उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था, ठीक है, जिसको लेड की कैविटी में रखा गया था और उसकी बीम किस पे फॉल करती थी, उसकी बीम फॉल करती थी एक गोल्ड फॉइल पे, ठीक है। और जब बीम गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करती थी तो क्या होता था कि बीम स्कैटर हो जाती थी, ठीक है। कई बार वो लार्ज डिफ्लेक्शन पे स्कैटर होती थी, कुछ पार्टिकल्स कम डिफ्लेक्शन पे स्कैटर होते थे और कुछ होते ही नहीं थे, कुछ बिल्कुल सीधा ट्रेवल कर जाते थे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट के बाद, देखिए इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास क्या आई कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, गोल्ड फॉइल में से सीधे ही निकल गए विदाउट डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्ज डिफ्लेक्शन से निकले और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जो दोबारा वहीं से मुड़ गए, ठीक है, टर्न बैक हो गए, ओके। तो जो रदरफोर्ड था उसने इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, रदरफोर्ड ने बोला कि जो अल्फा पार्टिकल है जो डेविएट ही नहीं हुए, जो अनडेविएट थे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है और जो अल्फा पार्टिकल है उन्हें स्कैटर होने के लिए, उन्हें टकराने के लिए वहां से कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए वो बिल्कुल सीधा निकल गए, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल्स, हैवी अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो उन्होंने बोला कि दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। एंड द जो उनका एंटायर मास है एटम का वो किस में स्टोर है, न्यूक्लियस में स्टोर है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या बोला कि जो स्कैटरिंग है डिफरेंट अल्फा पार्टिकल्स की डिफरेंट एंगल पे, दैट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट रदरफोर्ड का पोस्टुलेट क्या था, रदरफोर्ड की लिमिटेशन तो हमने डिस्कस कर लिया ना कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ चीज़ों को, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन भी हमने डिस्कस किया अभी। तो पोस्टुलेट क्या है कि रदरफोर्ड रीजन दैट कि जो एटम है उसके बीच में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज किसने कंटेन किया हुआ है, न्यूक्लियस ने, ठीक है। एंड जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, ओके। और एजेस जिसको हम बोलते हैं कि देखो अगर अंदर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, दैट इज अवर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड के बाद मॉडल किसने दिया अपना, बोहर्स ने, ठीक है। बोहर्स ने 1913 में अपना मॉडल प्रपोज किया था। उसने क्या बोला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, ओके। तो उन्होंने उस स्पेशल ऑर्बिट्स को, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स को क्या बोला, मतलब जो जहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता था उन्होंने उसको बोला कि रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर पा रहा, ठीक है। और इन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया KLMN शेल के नाम से, ठीक है। के को रिप्रेजेंट करते हैं 1 के साथ, एल को रिप्रेजेंट करते हैं 2 के साथ, एम को 3 के साथ और एन को 4 के साथ, ओके। जो हमने फ्लोरीन अभी डिस्कस किया तो उसकी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए, क्योंकि हमें पता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, ठीक है। तो की एस्पेक्ट्स क्या है बोहर मॉडल के, देखिए बोहर मॉडल ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, अपनी स्टेबल ऑर्बिट्स में और अपनी एनर्जी को इमिट नहीं करते, ठीक है, अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन की उस एक ऑर्बिट में अपनी क्या है, एक डेफिनाइट एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी वो तभी रेडिएट करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सब पार्टिकल्स इन एन एटम, ठीक है। तो कौन कौन से सब पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं, जिससे हमारा एटम क्या बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ एटम, ठीक है। तो सेंटर ऑफ एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दैट इज न्यूक्लियस इज द होम फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। तो इन दोनों का क्या चार्ज होता है, प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं P के साथ, इसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और रिलेटिव मास क्या है 1U, ठीक है।
ये किसको डिटरमाइन करता है? एटॉमिक नंबर को, ठीक है, और किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन का मैंने आपको अभी बताया कि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसका भी रिलेटिव मास कितना होता है? 1 एटॉमिक यूनिट, और किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता है, डेट इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन आर राउंड द न्यूक्लियस। बोहर ने क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन की क्या है? एक स्पेसिफिक शेल से, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी जब फ्लोरीन का केस डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है एटम क्या होता है? स्टेबल होता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसके इक्वल होते हैं? मास नंबर के। और अगर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और मास नंबर माइनस प्रोटॉन्स, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पे जो x आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट लाइक सोडियम, ठीक है। तो जो a है वो क्या होता है? इस एलिमेंट का मास नंबर, जिसे हम एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसको हम क्या लिखते हैं? एलिमेंट के नीचे लिखते हैं, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं z, ठीक है। और रिमेंबर डैट जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और जो हमारा मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में, ओके। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं हम z के साथ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? ओनली 1 प्रोटॉन होते हैं, ओके। नेक्स्ट है मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर किसके इक्वल होगा? जितना भी किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ओके। नेक्स्ट हम कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को, ठीक है, कि हमने आज के इस लेक्चर में पढ़ा क्या है। हमने ये पढ़ा है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के, ठीक है। तो डाल्टन के बाद जो मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। उसने क्या बोला था कि एटम क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? उसमें बीट किए गए हैं, इसीलिए हमारा जो एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है, ओके। नेक्स्ट क्या था? रदरफोर्ड ने अपना फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या बोला था कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ, ओके। तो रदरफोर्ड के बाद जिस अपना मॉडल दिया था बोहर ने ये बोला था कि जो हमारे एटम्स है वो एक स्पेशल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ठीक है, और मूव करते हुए वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। अपनी एनर्जी को रेडिएट वो तभी करते हैं जब वो एक शेल से दूसरी शेल पे जाते हैं, ठीक है। और जो सब पार्टिकल है न्यूक्लियस का वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मास नंबर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के। और आइसोटॉप और आइसोबार क्या होते हैं? आइसोटॉप में मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम। और आइसोबार में मास नंबर क्या होता है? सेम, पर एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, ओके।